संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर मानवता की आवाज उठाई जाती है, विश्व के जिंदे लोगों की आवाज उठाई जाती है। हम अपनी संविधान की सीरीज चला रहे हैं और इसे स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवी, उनका बहुत बहुत आभार। हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत आभार। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान मिलिंद वानखेड़े जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपने इस प्रोग्राम के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए जिस चर्चा को हमने पीछे छोड़ा था उसकी कड़ी को जोड़ते हुए हम बात कर रहे थे डीपीएसपी की, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं। अर्थात राज्य या जो सरकार होती है उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है या फिर वो उनको क्या कार्य करने चाहिए, वो हम जानने वाले हैं। या फिर क्योंकि मैडम, आज मैं तो थोड़ा हम सा देख एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पिछली बार हम लोग 39 पर अटके थे। 39 ये जो संविधान संशोधन में लीगल एड है, वो 39 ये जो सेक्शन है वो छूट गया था पिछली वाली चर्चा में। उसको कवर करेंगे तो, क्योंकि हम लोग जुडिशरी से जुड़े मसले हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंस है। 39 की चर्चा जरूर की, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा 39 ये जो अमेंडमेंट उसमें जुड़ा, जिसके आधार पर 1987 में लीगल अथॉरिटी हर जगह बनी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है और जिले में है, जो फ्री लीगल एड की सर्विसेज देती है, खासकर वंचितों, गरीबों के लिए। वो मैं इसलिए थोड़ा सा एक जस्ट रिमाइंडर है, आपको याद दिलाया जी। तो मिलिंद जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो लूप होल्स हमारी सीरीज में अगर छूटने की गुंजाइश रहती है तो आप जैसे जो वो जागरूक लोग रहते हैं उसे नहीं होना। तो मैं आपसे वो ही इसलिए मैडम कि हम एक वकील है, और वकील अपनी जिम्मेदारी के तहत जो न्याय गरीबों को कैसे मिले लोगों को पता नहीं है। उनको लगता है कि ये वकीलों के पास जाएंगे बहुत बड़ी फीस देनी पड़ेगी, कौन सी ऐसी संस्था है, कौन से वकील ये काम करते हैं। तो एक गवर्नमेंट की ओर से, शासन की ओर से ही 1972-42 संशोधन अधिनियम के तहत इस 39 को ये को उसको जोड़ा गया है। और 1987 में लीगल अथॉरिटी एक्ट पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी फ्री लीगल एड का है, हर राज्यों के हाई कोर्ट्स में है और हर जिले में है। लीगल अथॉरिटी सेंटर, जिला विधिक सहायता केंद्र बोलते हैं, निःशुल्क सहायता होती है गरीबों के। उसके लिए फंड इसके लिए राज्य सरकारों की ओर से हो जाता है। और एवं जो कई दिनों से जेल में बंद है, कैदी बंद है, जो अपने पैसा लगाकर अपना वकील नहीं कर सकते, उसके लिए एक जज की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उसको जज पूछता है, क्या आपके पास वकील है, अपना पक्ष रखोगे? बोलता नहीं है, तो बोलते आपको जो हमारा लीगल अथॉरिटी है उनको लिखते हैं, उनको फ्री लीगल एड की सुविधा देते हैं। और वो जो वकील को मिलने वाली जो फीस है उस केस को चलने के दौरान, वो उसका जो बजट है लीगल अथॉरिटी का, वो पे करते हैं। और दूसरा एक रेफरेंस मैं इस माध्यम से वो भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि एक बात निकली है तो एक जनता के हित के लिए मुद्दा है। एक सीआरपीसी का सेक्शन है, अभी तो उसकी बीएनएसएस हो गया है, उस समय का जो सेक्शन था 357, जो कंपनसेशन देने की बात करता था, उसमें भी 2015 में काफी अमेंडमेंट्स हुआ। और ये जो वर्तमान में अभी सारे जो मुद्दे आप लोग टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सुनते हैं ना, जैसे मॉब लिंचिंग है, एसिड अटैक है, ग्रीवियस ऑफेंस है, बच्चों के साथ दोबारा में पॉक्सो एक्ट आया, तो ये जितने ग्रीवियंस ऑफेंसेस है, इस ग्रीवेंसेस ऑफेंसेस में उन पीड़ितों को, विक्टिम्स लोगों को सहायता देने का काम भी यही लीगल अथॉरिटी करती है। उसका बजट टिका गया है। और एक सुप्रीम कोर्ट का 2015 में जजमेंट आया था, खास करके एसिड अटैक को लेकर। हम ही लोग के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फाइल किया, बाद में इसमें वो अमेंडमेंट करके सीआरपीसी में वो जोड़ा गया है। तो ये काफी ये रोल है खासकर लीगल अथॉरिटी का, जो फ्री लीगल एड का है। तो ये जनता के लिए बहुत आम सुलभ न्याय व्यवस्था सुलभ। और दूसरा एक है, आपने अगर ये भी सुना होगा कि खास करके
लोक अदालतें लगती है ना। आप बोले लोक अदालत है, जिला लोक अदालत लगती है, नेशनल लोक अदालत लगती है, हाईकोर्ट में लोक अदालत लगती है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये लोक अदालतें लगाने का काम भी जो न्यायालय पर जो बोझ है, खास मुकदमों का जो बोझ चल रहा है, और ऐसे कानून में समझौता योग्य उपकरण है जिसमें कंफर्टेबल ऑफेंस है, करने का मतलब कि दोनों पक्ष की सहमति से उस मुकदमे का निपटारा किया जा सकता है। तो लोग कहते हैं ना, कोई हारा ना कोई जीता, बराबर हो गया, गिले शिकवे दूर हो गए। तो वो एक प्रयास होता है लीगल अथॉरिटी का। तो ये सारा आयोजन लीगल अथॉरिटी करती है। ये सारा जो जितने भी जिला नेशनल लोक अदालत या हाईकोर्ट की है, जिलों में जितनी लोक अदालत नेशनल लोक अदालत लगती है, हर 3 महीने में एक बार लगती है, तो उसका भी निपटारा यही अथॉरिटी के पास दिया गया है। इसलिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत बहुत चीजें रोल है, खासकर आम जो वंचितों गरीबों के लिए और सबके लिए है। मतलब कास्ट बेस्ड नहीं है, लेकिन जो भी वंचित गरीब है, जो कानूनी लड़ाई फीस नहीं दे सकता, उनके लिए प्रोविजंस है। और यही डायरेक्ट टू स्टेट ऑफ प्रिंसिपल जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, उसी की गाइडलाइन तक एक कानून बनाता है जी। इसलिए मैं इसको थोड़ा कवर करना ज्यादा जरूरी समझता था, बल आगे बढ़ने के लिए पहले 39 ये के आगे अभी 40 पे तो जाएंगे जी। दर्शकों की ओर से भी सर मैं आपको धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये जो चीज आपने बताई है ये डायरेक्ट लोगों को इफेक्ट करती है, और उन्हें बहुत बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए कोई फ्री लीगल एड जैसी भी कोई सुविधा है। तो जो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो लोग स्वयं इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं कि अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके, उनके लिए भी प्रोवाइड करवाई जाती है वकीलों की सुविधा। तो हमने इसके इसकी ऊपर शुरुआत बहुत ऐसी भी अच्छा हो विस्तार। सकती है, कोई पीड़ित पक्ष अगर जैसे महिलाएं हैं, महिला थाने चली जाती है, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है या घरेलू हिंसा हो जाती है, तो थाने वाले खुद ही वो जो महिला परामर्श केंद्र है या जो सेंटर्स बने हुए हैं, वो उनको गाइड करते हैं, पुलिस भी गाइड करते हैं कि आपको एक लेटर बना देते हैं और आप लीगल अथॉरिटी में जाइए, सेक्रेटरी से मिलिए, वहां संबंधित व्यक्ति से मिलिए, आपको मदद करेंगे, आपको लॉयर उपलब्ध कराएं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लोग भी आजकल इस तरह का गाइडेंस देते हैं। नहीं है तो हमारा भी एक अवेयरनेस जो चल रहा है कैंप संविधान के माध्यम से, तो वो भी एक इसका पार्ट है, ताकि लोग समझे ये भी जी। एक चीजें होती है जी। और इसके बाद में आपने जो वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के बारे में बताया कि मध्यस्थता कराकर भी बहुत बार ना कोई हारा ना कोई जीता, इस प्रकार से भी प्रयास किया जाता है कि कोई विवाद अगर है तो उनका सॉल्यूशन हम ले पाए। लोक अदालतों के बारे में भी आपने बताया सर। ये जो चीजें हैं एक तरीके से नवाचार इस दिशा में हो रहे हैं, ताकि न्यायालय को बहुत ज्यादा बोझ ना सहना पड़े और न्याय में भी जल्दी हो सके। मैं धन्यवाद मिलिंद जी आपको। और अनिल जी, आपसे भी इसके ऊपर आपके विचार लेना चाहेंगे। अनिल, अनिल जी क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी कोई बात नहीं। हम मिलिंद जी आपके साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जैसे हम शुरुआत कर रहे थे अपनी ग्राम पंचायतों के संदर्भ, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है। और गांधी जी जो थे वो भी ग्राम पंचायतों का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो ये जो ग्राम पंचायतों का कॉन्सेप्ट की इमरजेंस की बात जैसे कि मैंने की थी कि कहाँ से हम इनका कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, तो सर इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। ग्राम पंचायतों का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन जो लीगल एक्सपेक्ट है उसका, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता का जी। विकेंद्रीकरण का मतलब ये आप 2-3 चीजों से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है वो 3 टायर शासन प्रणाली है। 3 टायर का मतलब है 3 टायरों पर नहीं है, ऑटो की तरह। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सब जानते हैं कि जो भारत सरकार होती है वो सारे देश में कानून के लिए, संसद जो पारित करती है उनके लिए लागू होती है, वो सारे देश के लिए कानून बनता है। अब अपने राज्य है, राज्य सरकारें होती हैं, जिसको बाद में एक तीसरा जो गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे अभी बड़े शहरों में महानगर पालिका है, नगर पालिका है, और उससे जो B टायर शहर है उसको हम नगर पालिका है, नगर पंचायतें बोल सकते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, खास करके जहां अभी आप सेक्शन 40 का उल्लेख कर रहे हैं, ये ग्राम पंचायतें, जो ग्राम सभाएं हैं, इनको शासन की मंशा ये था कि जो वहां बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं या राजधानियों में बैठे लोग हैं, कि वो गांव की समस्या से वाकिफ नहीं होते, तो वो लोग उनका पार्टिसिपेंट हो, उनकी भागीदारी हो, कि उनकी
पब्लिक की भागीदारी होने के बाद कि वो उन समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसलिए ग्राम सभा का गठन किया गया है, ताकि वो, ये संशोधन के बाद का सब्जेक्ट है, ताकि वो लोग उसकी समस्या और उसका निराकरण, इवन उनको खाली अधिकार ही नहीं है, इवन उनके बजट भी दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे कि ग्राम पंचायतों में जो उसको ले भी निर्वाचन प्रणाली लागू की है, जैसे पंच होते हैं उसमें भी सरपंच चुने जाते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर में जाते, ब्लॉक में जाते तो जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष की बात होती है। एक लोकल गवर्नमेंट्स की बात है ग्रामीण में, और शहरों में जिसको नगर निगम, कॉरपोरेशन या पार्षद होते हैं या महापौर होते हैं। ये थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है, ये लोकल चीजें होती है, और उनका भी एक बजट होता है, उनका भी उसी तरह से चुनाव प्रणाली होती है। लेकिन चुनाव भारत निर्वाचन आयोग न करते हुए लो स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके चुनाव कंडक्ट करते हैं, और उसका भी कार्यकाल 5 साल ही होता है, वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। लेकिन खास करके इसमें ये चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में वो जो चलता है ना कि जो नेशनल लेवल की, मतलब जो चुनाव चिन्ह है उसके लिए उसको थोड़ा बैरियर्स कर दिए गए हैं कि उस तरह का ना हो। लेकिन कई कई चीजें उस तरह का आवंटन हो जाता है, लेकिन वो पार्टी लेवल पर उसको ज्यादा घोषित नहीं किया गया है। जी। तो जैसे कि जिसकी आपने वजह से बताया इनका कि मंशा, हाँ मैंने ये बताना चाहूँ, इसकी मंशा केवल एक थी कि वो जो दिल्ली से, बहुत पहले कहावत थी, दिल्ली से जो पैसा निकलता है, योजनाएं बनती है, वो आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। चाहे कोई भी स्कीम है, मतलब आगे वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चाहे जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सारी चीजों के लिए, विकास के लिए, तो वो चीजों का नहीं हो, तो इसलिए उनके लिए एक डायरेक्ट बजट पका दिया गया। जैसे आप अभी आप देखते होंगे कि रोड बने, खास करके कौन से रोड बने हैं, जिसको कुछ मार्ग होते हैं ना गांव में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, कुछ नल जल योजना है, कुएं की योजना है। तो ये क्या है, ये पहले क्या होता था, रोड पहले रोड ही ढंग से नहीं होता, वो वहां पर वो बजट होने से, वहां से जो मेन रोड से कनेक्टिंग जो रोड है 2 4 5 10 किलोमीटर का, वहां सारी चीजें बनती है, तो वो इसका एक पार्ट है, लोकल गवर्नेंस। तो एक वेलफेयर के तहत ये सारी चीजें आ गई है। जी। तो जैसे ये स्कीम्स के दिल्ली से चल करके गांव तक आने में जो वो चीजें बीच में रह जाती हैं, उसके बारे में जैसे अभी आपने बताया, तो इसमें आजकल तो टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, और डायरेक्ट चीजें, डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल जाता है गांव तक लोगों को। और नहीं, एक और बजट आपने डायरेक्ट स्ट्रक्चर कानून का, बना के डायरेक्ट बजट उनके खाते में दे दिया गया है, पंचायतों को अधिकार दे दिया गया है, वो प्रस्ताव पारित करे, वहां भेजे, तो डायरेक्ट बजट का केवल उतना ही एलोकेशन है, और उनको वो विकास कार्य करना है, जो भी उनके सड़क है, नल पानी, जो भी स्कीम बनाती गवर्नमेंट, वो चीजें हैं। तो उनको अलग से दिल्ली में या राज्य सरकार को मांगने की जरूरत नहीं है। ये मतलब इस बात का अर्थ है, लोकल गवर्नमेंट का मतलब पंचायतों का ये राइट्स। जी। लेकिन सर अगर हम इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें तो हमें दिखाई देता है कि 1993 में जाकर के हमें पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट होता दिखाई देता है। उसके पहले ऐसी एक एक रूपता के साथ हर जगह पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था दिखाई नहीं दी। तो ऐसा क्या कारण था कि पहले इन चीजों को लागू नहीं किया गया? क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसा हम बोल रहे हैं, वो तो शुरुआत से ही भारत का लक्ष्य रहा है, और भारत यही चाहता है कि स्वराज आए। स्वराज मतलब स्वयं अपने ऊपर शासन करे इंसान। तो इसके बारे में सर हम किस प्रकार से विचार कर सकते देखिए, ऐसा है, जितनी जनता जितने समय पे जागरूक होती रहती है, जागरूक होने के बाद जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा ग्रास ग्रास रूट पर वर्क करते हैं किसी भी चीज को लेकर। हैं? जी। तो उनकी तरफ से सारे मुद्दे निकल के आते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं। और उसकी बात ये कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, खास करके यूनाइटेड नेशन और अन्य चीजों से जुड़ी हुई है, जो मानवाधिकार के मुद्दे की जो लड़ाई लड़ते हैं, और कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो चाहे फिर वो मांग करे संसद से या विधायकों से, तो वो चीजें आती कि भाई हमारा विकास नहीं हुआ। अधिकतर क्या होता है कि अभी आप देखते हैं ना कि जिन जिन क्षेत्रों का है उन्हीं क्षेत्र का विकास है, और वो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। तो वो चीजों से मांग होती हुई ये सारी चीजें आ रही, तो ये केवल मांग सरकार की मंशा तो कभी नहीं रही ना, जनता से मांग आ रही है, इसलिए वो चीजें हो रही है, ये मान सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी तो कागजों में लिखा हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज मैं एक मीटिंग में गया था, वो इसलिए भी देना जरूंगा। आपने अभी 93 की बात की, इवन मैं जिस समय कॉलेज पढ़ता था, 1984 की बात है, तो आप देखेंगे कि उस समय एक एक्ट आया था,
ड्राई लैट्रिन और इवोल्यूशंस के लिए, मतलब जो आप अभी आपको सुनकर बड़ा ताजुब लगेगा कि महिला ढोने वाली प्रथा, मानव मल को जो ढोने वाली प्रथा जाति विशेष के लोग काम करते हैं, तो उसको 93 के एक्ट के द्वारा एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया गया था। लेकिन हकीकत में देखेंगे तो 2002 तक, यानी 10 साल तक कानून बना हुआ था, पास हुआ, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे कुछ समुदाय के लोग, जो जिसको हम लोग वाल्मीकि समुदाय बोलते हैं, दूसरी चीजों में अन्य नाम लेते हैं, मतलब भंग, मतलब एक गलत गाली नहीं है, मतलब किसी कानून का भंग करना, मतलब इस हिसाब पे है। तो वो समुदाय के लोगों ने या उस कम्युनिटी में काम करने वाले लोगों ने आंदोलन किया, क्योंकि चेंबर में उनकी डेथ हो जाती थी। वो देखते होंगे आज भी हमारे देश में, आज भी वो बगैर कपड़े पहने, जी बगैर सेफ्टी का साधन किए वो चेंबर्स में उतरते हैं, कुछ गैस में होते और डेथ हो जाती है। तो वो लोग पहले से सर पे मैला ढोते थे, उसका पूरा वो भीग जाता था। वो दशा मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। और मैं उन टाइम में 2004 से लेकर आज से 20 साल पहले कई गुजरात में, मध्य प्रदेश में, अन्य जगहों में चीजें उनको काम किया, अवेयरनेस आई, फिर उसकी वजह से वो सारी चीजें करनी पड़ी। और उनको सरकार ने ही उनको उसमें शामिल होकर बोला कि और क्या कर सकते हैं। तो फिर अभी तो अभियान चल रहा है, अभी तो झाड़ू लेके मोदी जी झाड़ू लगाते हैं। अभी की बात परिस्थितियां है, और सारे देश में शौचालय और वो टीवी में ऐड आते हैं। लेकिन आज से उस समय स्थिति ऐसी थी। तो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, कम्युनिटी की तरफ से डिमांड आती है, तब सरकार जागती है, नहीं तो सोती रहती है, हम तो ये कह सकते हैं। क्योंकि ताजा उदाहरण हम ही उसके हैं बहुत सारी बातों को लेकर। पिछले 20-25 साल में पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, है ना। जी। धन्यवाद सर। अनिल जी, क्या आप अब जुड़ पा रहे हैं? अनिल जी, कोई बात नहीं। मिलिंद जी, जैसे कि हमने 1993 में पंचायती राज सिस्टम से आया था, तो हम ये देखेंगे कि 93 में ऐसा क्या हुआ, या फिर ये जानना चाहेंगे कि किनके प्रयासों से ये चीजें संविधान में आई, और फिर जाके संविधान में क्या उसका एक्ट बना, मतलब 93 में, तो किनके प्रयासों से ये सारा काम हुआ, और फिर इनकी स्थिति पर बात हाँ, प्रयास है तो ऐसा कह सकते हैं कि सामूहिक प्रयास था। मतलब जनता की, अगर डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि लोगों को हिस्सेदारी देना है। आज भी जो महिलाओं की भागीदारी है, हम बोलते हैं ना, बराबर 50% होना चाहिए। लेकिन क्या 50% पार्लियामेंट में भागीदारी है, बाकी जगह है? नहीं है। कानून ने तो बहुत पहले बोल दिया कि महिला अगर जनसंख्या के 50% है तो सारी जगह भागीदारी होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कई दिनों बाद उस पर विचार मंथन होता रहा, फिर 1/3 देते, फिर उसमें भी बोलते नहीं नहीं नहीं, महिला बराबर होती है, SC ST OBC का उसमें डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंपल बात है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसने हिस्सेदारी, सिंपल सा फॉर्मूला संविधान ने बनाया है, फिर भी मंशा नहीं है लोगों की लागू करने की, इसलिए सारी बातें होती है। और जितना प्रेशर बनेगा, जितना दबाव बनेगा, जितने लोग जागरूक होंगे, जितने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तो उतनी उतने उतने हिस्से का न्याय उनको मिलता रहेगा। न्याय कोई किसी के साथ करता नहीं है, मतलब सीधी भाषा में बोला जाए, आप अपने हिस्से का न्याय लेना जी जी। पड़ता है। बराबर। तो अभी जैसे हमने पंचायतों के बारे में कानूनी जी। चर्चा की, अब सर हम इस जी। पर आपके विचार लेना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो ग्राम पंचायतें हैं, जिन उद्देश्यों से उनका गठन किया गया था, क्या वो उन उद्देश्यों के ऊपर खरी उतरी है, या वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, और कौन सी चुनौतियां उनको देखने को मिलती है, ये सारा बातें आपसे जान। देखिए, ऐसा है कि उद्देश्य तो जो कानून का है वो तो क्लियर है, साफ सुथरा है। लेकिन जिन उद्देश्य से सरकारों ने इनका गठन किया था या संशोधन किया था, उनकी मंशा थी कि हम एक पूरा दिल्ली से लेकर गांव तक एक चैनल बनाए और सारा देश उसमें कंट्रोल करे। लेकिन उसमें धीरे धीरे लोग जागरूक होने से वहां पर भी हमारे लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, आवाज उठाने लग गए हैं। ये प्लस पॉइंट है। और उसकी वजह से अगर कोई बड़ी पार्टी भी नेशनलाइज पार्टी नहीं बन सकती, तो वो छोटे छोटे उनके कोई पार्षद है, किसी के लोकल गवर्नमेंट से कुछ चीजें, तो हमारे लोगों को वहां से शुरुआत जस्टिस देने की चालू हो सकती है या हिस्सेदारी देने की चालू हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी में आप जोड़ेंगे कि भाई वो अभी सरकार की स्कीम थी ना, 100 दिन का रोजगार वाली, या JCB मशीन नहीं चलेगी, हर हाथ को काम देना चाहिए,
तो ये सारी ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं, तो वो उस पर लागू करते हैं ताकि उनको भी लगे कि उनको मिनिमम जितना रोजगार मिले, वो सारी चीजें हुई। तो वो उसका एक पार्ट है। इसके अलावा अब और आप देखते होंगे कि स्वास्थ्य और उससे लेकर जो अन्य आपके एपिसोड में अन्य आर्टिकल में आएगा कि आंगनवाड़ी का जो महिला है उनको, बच्चों को जो खासकर प्रसूति होती है महिला है या बच्चे हैं, जच्चा बच्चा को टीकाकरण की बात है, पोषण आहार की बात है, ये सारा उससे रिलेटेड है। मतलब उसका सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो अलग अलग काम है, सारी चीजें हैं, वो उससे जुड़ा हुआ मसला है। मतलब वो कुल जैसा मिला के ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, जिसको विकास बोलते हैं ना, वो विकास शहरों तक सिमट गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बड़े कॉलेजेस खुल गए हैं, बड़े बड़े वहाँ इंटरनेशनल लेवल की सुविधा हो, अगर गाँव में देखो तो कुछ नहीं है। तो वो गांव भी वो पिछड़ना नहीं चाहिए, ये एक मंशा है, संविधान की भी है और उसकी है। इसके तहत सारा चाहे अनजाने में चाहे जाने में सरकारों को करना पड़ता है, करना एक मजबूरी है जी। और जैसे सर मैंने चैलेंजेस की बात आपसे पूछी थी, तो जैसा मतलब देखने में आता है कि जो ग्राम पंचायतों के जो चुनाव भी होते हैं वो भी एक तरीके से हमें मतलब पैसे, वहां पर पैसे ही सब कुछ हो जाते हैं, और राजनीतिक पार्टियां उसमें उसमें भी अपना इंटरफेयर करती है। और जो विकास की बात हम इसलिए उसका गठन किया था कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो ग्राम सभा करेगी, लोगों से उनके विचार लेगी, और इस प्रकार से एक समग्र विकास का फॉर्मूला वहां पर इम्प्लीमेंट हो सकेगा। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा कुछ दिखाई देता है नहीं, क्योंकि जो स्कीम्स भी जो लॉन्च होती है वो भी वहां पर आकर सिर्फ कागजों में सिमट जाती है। कुछ समितियां बनाने की बात होती है तो वो भी बस कागज पर नाम लिखे जाते हैं, उनके द्वारा भी कोई काम नहीं होता है। तो ये जो एक्चुअल जो चुनौतियां हैं सर, और इसके अलावा जो आपको चुनौतियां लगती है वो बताएं, और उसके साथ में क्या समाधान आप बता सकते हैं कि इसके संदर्भ में कदम उठाए जा। देखिए ऐसा है, जिन जो जो लोग सरपंच चुन के आते हैं, जो सीटें रिजर्व है, महिला सीटें है, अनुसूचित जाति की सीटें है। अब आपको इसके पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स में अन्य चीजों बात की कि जो दबंग बोलते हैं, जो ताकतवर समुदाय है, जो ऑलरेडी जिनके पास कई एकड़ जमीनें हैं, तो उनको पता है वो तो चुन के नहीं आ सकते, वो अपने किस घर में नौकरानी है या काम करने वाला नौकर है, उन्हीं को खड़ा कर देते हैं। साइन उनके होते, चलाते खुद ही अपनी सरपंचगिरी है। तो वो उसको थोड़ा बहुत देते, यही चल रहा है। मतलब वो सिस्टम जो सोशल और इकोनॉमिकल हमारे देश के अंदर जो बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जब तक इसको दूर नहीं करेंगे तो समाधान होने वाला नहीं है। आप इस तरह कुछ भी कर लो, पावर तो वो अल्टीमेटली पर्दे के पीछे उन्हीं के पास है। वो बोले चल यहाँ अंगूठा लगा, यहाँ साइन कर, तो वही हो रहा है। उसको पता ही नहीं कि सरपंच को क्या करना है। इवन आपने कही अभी 15 अगस्त के दिन आप देखोगे, 26 जनवरी आने वाला है, उसमें आप देखोगे झंडा तक नहीं फहराने दिया जाता है। अखबारों की कटिंग आपको भर एक दिन में आपको मिलेगी, उसको जो वहां कुर्सी पर नहीं बिठाने दिया जाता है, भले ही वो सरपंच है। लेकिन क्या है, जो सोशली बैकवर्डनेस है, अनटचेबिलिटी है, वो कहाँ दूर हुई है। इस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। अब जहां लोग इसमें विरोध होता है तो वहां झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं तो एट्रोसिटी होती है, उनको लठ से मारा जाता है, पिटा जाता है, फिर कोर्ट केस चलते हैं। ये चीजें हैं जी। तो हमने देखा था सबसे पहले जब संविधान आया तो ऐसी कुछ उसमें था नहीं। संविधान में तो आज भी नहीं है, लेकिन एक्ट के माध्यम से हम देख संविधान में आज मतलब इसको जोड़ा गया है, 9वें भाग में जोड़ दिया गया है। बात हम बाद में करेंगे। लेकिन शुरुआत में ग्राम पंचायतों को संविधान में जोड़ा नहीं गया था, धीरे धीरे उसमें आया, जैसे कि आपने भी बताया था कि कुछ चीजें जागरूकता से फिर धीरे धीरे आती है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि वो जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय उसके में लिए ये समस्याएं उसके लिए भी उसके लिए मिस्टर गांधी जिम्मेदार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये जो खेड़े गांव को खेड़ा ही रखना है, गांव को गांव ही रखना है, गाड़े उस गांव की संकल्पना जो थी, इसको उसी स्थिति में रखना है, गांधी की कल्पना थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ड्राफ्ट था संविधान में, समय सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट जो प्लानिंग किया हुआ था, उसके तहत तो वो जमीनीकरण बहुत सारा बंटवारा था, उद्योगों से लेकर बहुत सारी प्लानिंग थी। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर बनाना चाहते वैसा संविधान नहीं बना पाए। वो ऑलरेडी पार्लियामेंट के डिस्कस और डिबेट में वो सारी चीजें है, उसका बाबा साहब अम्बेडकर का अलग वॉल्यूम है। वो जब हमारे लोग जागरूक होंगे, उस तरह की बातें लागू होंगी, तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका एक ही अंग, एक ही तरीका है। जब हमारे लोग की सरकार होगी,
और सरकार कैसी होगी, तो चुनाव प्रणाली को भी इन्होंने भ्रष्ट कर दिया ईवीएम लाके। बहुत सारे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, अभी कोलैप्स है सारा सिस्टम। हम चर्चा जरूर कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक हो, पता हो। आपके लिए राइट तो लिखे है लेकिन लेकिन कागजों में है, हकीकत में नहीं है, सर आप अपनी ये भी बातों बताना में चाह रहे हैं। जी। जी अपनी बातों में वो जो समाधान आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनको भी रख। जी, समाधान यही है कि जो वोट का अधिकार मिला, बड़े मुश्किल से संघर्षों से मिला। कब मिला? 1918 के आसपास फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, जब जाके उस समय तक किसको अधिकार था? जो टैक्स देते थे, यानी जो आजकल के हिसाब से हम लोग थे ना, अभी मैंने कहा वो सरपंच को कुर्सी बने बैठते झंडा नहीं बना सकते थे, तो उस समय भी क्या अधिकार था उनको? जो टैक्स वगैरह देते थे, जो इनकम टैक्स पे ही थे, या जो जमींदार थे, पढ़े लिखे लोग थे, केवल उन्हीं को वोट का अधिकार था। लेकिन संविधान ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, जो वयस्क है, चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं हो, चाहे राजा हो या गरीब हो, कुछ भी, उसको वन वोट वन वैल्यू है। ऐसे करते करते जो सेकंड साफ इंडिया एक्ट हुआ, वो सारी चीजें संविधान में आई। तो अब उसको बात मैं इसलिए यहाँ कोट कर रहा हूं, तो परिस्थिति में क्या बदलाव आया? आज भी सत्ता होने के पास में है ना। हमारे लोग जरूर पाव ऐसा लगता है कि कुछ सरपंच बन गए, कुछ विधायक बन गए, कुछ सांसद बन गए हैं। 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, 1200 से 50 एमएलए हैं सारे देश भर में, अलग अलग विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। आवाज तक नहीं खोलते। हम लोग जहाँ जो बोल रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं है वो बोलने की विधानसभा में ऐसा खुलकर कि ये राइट सर, ये बोलना है। डर है उनको, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी से निकाल देंगे, या उनके जो घोटाले हैं, उनको ईडी है, इनकम टैक्स पीछे लगेगा, उनको जांच हो जाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा, सब चुप बैठे हैं। तो आवाज कौन उठाएगा? आवाज जो भी आ रही है जनता की ओर से ही आ रही है। चुने हुए प्रतिनिधि आवाज उठाते होते तो आपको और हमको ये सब यहाँ बैठ के सिर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कुछ और डेवलपमेंट के बारे में प्लानिंग करते, और विकास के बारे में प्लानिंग करते, ये बुनियादी बातें नहीं करते संविधान की जो आज कर रहे हैं या जरूरत पड़ रही है। जी। सर ग्राम पंचायतों के बारे में हम बहुत डिस्कशन किया, हर पहलू पर उसकी चर्चा की, और शायद मुझे लगता है कि ये जरूरी भी था क्योंकि ग्राम पंचायत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे देश का शासन व्यवस्था। तो लेकिन अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे हम जो आर्टिकल की बात करने वाले हैं उसमें कहा जाता है कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो होता है। तो सर कौन सी दशाएं हैं वो जिसमें ये सारे अधिकार ये अधिकतर सारी जो बातें आई ये संविधान के संशोधन के माध्यम से काम दशा पाने का, जैसे मैंने बोला था ना आपको कि अभी 100 दिन का रोजगार की बात है, जैसे भी मशीन नहीं चलना चाहिए, 100 दिन के रोजगार की बात है। और इवन आंगनवाड़ी जो महिला है, ये बच्चों का पोषण आहार है, या प्रसूति की सुविधा है, केवल यही है। यही उन्होंने केवल लॉलीपॉप देने के हिसाब से स्कीम है अभी। और उन्होंने क्या देखा अपने ग्राम पंचायत, देखोगे मध्याह्न भोजन की चालू कर दिए, बच्चों को नहीं है, माँ बाप कुछ काम पे जा रहे तो चलो बच्चों को खाना खिला दे। मतलब एक सारी जो स्कीम है ना, उनको हाथ में कटोरा थमा दिया, ये कह सकते हैं। बस अब क्या चर्चा करें स्कीम की? वाह वाही तो कर नहीं सकते, रिजल्ट उसके जीरो है, बहुत ज्यादा उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। कोई स्कीम के रिजल्ट अगर 100 में से 60% भी आए तो उसका हम सफल मान सकते हैं। जैसे मार्क्स, पासिंग मार्क्स होते हैं ना, कम से कम इतने तो नहीं है। जो भी सरकारी स्कीम है इतने साल से लागू हो रही है, उसके रिजल्ट मुश्किल से 10-15% है। जो विकास हुआ है 10-15% विकास है, इसका मतलब फेल्यूर है। जी। लेकिन जो सर हमारे लोग जिंदा है, ऊपर हमारे लोग जिंदा है, लेकिन समस्याओं के साथ जिंदा है। मानवीय मूल्य जिसको बोलते हैं ना, ह्यूमन वैल्यू और मॉरल वैल्यू प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, उसके साथ जिंदा नहीं है। वो जिंदा रखे हुए हैं क्योंकि संविधान है, इसलिए वो जिंदा है, पहले से बेटर है, लेकिन वो स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में हो जाना चाहिए था संविधान लागू होने से इतने साल के अंदर। जी। अ, तो जैसे अभी हमने बात की कि कुछ दशाएं हैं जिसमें काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो सर एक तरीके से ये तो हमारा दिशा निर्देश है, और इसके लिए बहुत सारे वो एक्ट पास कर सकते हैं और इसकी दिशा में स्कीम्स ला सकते हैं ताकि काम हो। तो लेकिन आपने जैसे कहा कि बहुत कम स्तर इसका हमने पार किया है। लेकिन हमने जैसे शुरुआत में चर्चा की थी अभी, जो फ्री लीगल एड की बात आपने की थी, तो वो शायद कुछ दशा जिसमें लोक सहायता मिल रही है उसके अंतर्गत ये वाला कदम आ सकता है, जहां तक मेरी समझ की।
नहीं, वो केवल जुडिशरी का मसला है। ये इधर जो काम सहायता पाने का है, ये तो शासन और प्रशासन से जुड़ा मसला। हमारे यहाँ डिविजन्स है तो ना, न्यायपालिका अलग लोक है, सहायता कार्यपालिका के अलग। बारे में आप पहले नहीं, लोक सहायता की अभी आप देखते हैं ना, लोक सेवा केंद्र बने हुए हैं। कोई जानकारी आपको लेना है, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, ये आपको जी जानकारी देना है, तो वो एक प्रकार की वो एक सहायता बोल सकते हैं कि वो चीजें हैं। लेकिन काम की दशा और इकोनॉमिक वाली बात है, खास करके इकोनॉमिक वाली सेक्टर और एजुकेशन वाला सेक्टर आता है यहाँ पे। आप यहाँ दो सेक्टर को, तीन सेक्टर को आप जोड़ सकते हैं काम की दशा और दशों के लिए। कि काम के सेक्टर में क्या बोलेंगे कि बच्चों को बड़े बड़े कारखानों में, वो छोटे बच्चों को नहीं मतलब होना चाहिए काम। और महिला है तो ऐसे एटमॉस्फेयर में काम नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में है, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं है तो वो श्रम कर सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, तो उनको मिनिमम इतना रोज के काम के घंटे होना चाहिए निर्धारित, या उनको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। मतलब उस एक्ट को कनेक्टिंग करने वाली बात है। दूसरी बात है कि उस क्षेत्र में कोई स्कूल वगैरह है, अब स्कूलों में बच्चों को भेजना चाहिए, या उनके तो वो वहाँ वो दशा में इन्वायरमेंट है कि नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो वो उससे रिलेटेड बातें हैं। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसको आप तीन मुद्दों में बांट सकते हैं काम के लिए। इस तरह की है, बस तीन ही बातें हैं। आप उसमें 365 दिन में सरकार बोलती है 100 दिन के रोजगार की गारंटी, बस। ये एक लाइन में इसका जवाब है, बस। रोजगार उनको 100 दिन का मिलेगा। उनकी महिला प्रेग्नेंट वगैरह हो गई तो वो आंगनवाड़ी है, वो उसकी जांच करने लेके जाएंगे वहां। उसको वो दवाई फ्री मिलेगी, वो मेडिसिन फ्री मिलेगा। जो जच्चा बच्चा होगा उसको टीके लग जाएंगे। आपने देखा होगा कि वो जो गाड़ी है वो लेके जाने वाली, कभी कभी वो भी नहीं पहुंचती है, रास्ते में हो जाता है, वो चीजें हैं। ये है दिखाने के लिए बड़ा प्रोपोगंडा किया जाता है, इसलिए क्या, ये बता के वहां से फंड लेना है ना उनको। यूनिसेफ से फंड लेना है, यूनाइटेड नेशन से फंड लेना है, इसलिए दिखाई जाती है। उसके पीछे, पर्दे के पीछे ये भी एक कहानी है। ये अपने जो टैक्स से पैसे थोड़ी करते हैं, वो वहां से लेते हैं और उसका रिबिट लेते हैं, रियम्बर्समेंट करते हैं। मतलब ये विकास के काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी डोनेट हाँ, बिल्कुल करती है। जो अगला हमारा प्रावधान है सर वो है कि काम की जो न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और हम्म। प्रसूति सहायता का उपकरण के बारे में सर। हाँ, यही अभी हमने न्याय जो चर्चा संगत की ना, जो और न्याय मानवोचित संगत। दशाएं सर। न्याय संगत का मतलब भाई जो व्यक्ति जिस लायक है, जो श्रम कर सकता है, उसको श्रम का काम देना चाहिए। जो पढ़ा लिखा है तो उस तरह का काम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो कोई ऐसा प्रोविजन है ही नहीं। लेकिन ये है ना, न्याय संगत दशा मतलब कि भाई आप कोई गंदे काम में लगा दो या किसी चीज में लगा दो, ये तो नहीं हो सकता ना। तो वो बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन पे जाके तो डिटेल में फिर जाना पड़ेगा, है ना। तब तक आप मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, अनिल जी से पूछ सकते हैं क्या है, मैं थोड़ा, है ना, ठीक है, 1 मिनट लूंगा। अनिल जी सर जो है नहीं। अनिल जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी जैसे हम बात कर रहे थे कि काम की जो न्याय संगत और मानव दशाएं हैं और प्रसूति सहायता का उपकरण। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट हमारे केस में रखा गया है तो आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर मानवोचित और ऐसी न्याय संगत दशाएं मिल पा रही है काम के लिए? थोड़ा आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार और बताइए। अ, मैं कह रही हूँ कि जो न्याय संगत और मानवोचित दशाएं कहा गया है बीपीएससी में कार्य के लिए और महिलाओं के प्रसूति की सहायता भी उसमें बात एक जोड़ी गई है। तो सर ये चीजें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या? नहीं, ये तो एक्चुअल में अवेयरनेस का प्रोग्राम है। जहाँ जहाँ अवेयरनेस है पब्लिक के पास में, तो वहाँ वो तो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे पता ही नहीं। तो ये एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो एक्चुअल में भारत के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए या इन सुविधाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके पीछे का जो मूल कारण है कि नहीं होने का मूल कारण है कि उनको उसकी जानकारी ही नहीं दी जाती। उसको जानकारी न देके वो जानकारी के अभाव में अपनी बातें ही नहीं रख पाती है, ना डिमांड कर पाती है।
और उसी कारण से ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जहां जहां केवल सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं या कुछ राजनीति के अंदर में, बस वहां थोड़ा बहुत अगर आवाज जाती है, बस वहां तक हो रहा है, नहीं तो बाकी पेपरों में आ जाए। बाकी ऐसा ग्राउंड लेवल पे देखो तो उतना नहीं है जितना वो जो बता बता रहे हैं। प्रचार प्रसार बहुत है, बाकी ग्राउंड लेवल पे नहीं। और मैं थोड़ा इसमें जोड़ना चाहूंगा। आपने जो दशा किया ना, एनवायरमेंट होता है क्या एक सुरक्षित, माइक थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए, रिपीटेशन आवाज आ रही है। सुरक्षित वातावरण मतलब सिक्योर, सेफ्टी एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर होना चाहिए कार्यस्थल पर। इसका मतलब क्या होता है कि सुरक्षा मानदंड होते हैं ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बोला कि जो हमारे जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं वो चैम्बर में उतरते हैं, मैंने कहा सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आई थी, वो देखो उसी को एक्सप्लेन करने वाली बात। अब वो बेचारे वो बिल्कुल खुले बदन वहां जाते हैं, तो क्या उनके उन मानकों का पालन होता है, नहीं हो रहा है क्या? वो वाला कार्य क्या विदेशों में नहीं होता, मशीनों से होता है, बाकायदा सेफ्टी सिक्योरिटी होती है ताकि उनको डेथ नहीं हो, चेम्बर में डेथ हो जाती है। ये क्या है, खतरनाक उपकरण का अगर किसी को चलाना है डेंजरस कारखानों में, तो उसका ट्रेनिंग देना चाहिए पर्पज से। कोई ऐसा इमरजेंसी होती है ना, जैसे हमारे घर में वो बोलता है ना, कोई इतने माले की बिल्डिंग है और वहां सेफ्टी प्रिकॉशन देखा होगा, आग लग जाए कुछ लग जाए तो फायर, तो ये इससे रिलेटेड है, ये टेक्निकल चीजें हैं, इसकी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कोई बिल्डिंग परमिशन देते हैं तो क्या उसका सेफ्टी, आग लगने की दशा में उसको निकल सकते हैं कि नहीं, फायर एग्जीक्यूशन का वो साधन है या नहीं, वो सारा चीजें, ये सेफ्टी सिक्योरिटी से सुरक्षित एटमोस्फेयर की बात की गई, न्याय संगत दशा। इसके अलावा क्या हो गया, अभी श्रमिक है तो श्रमिकों को क्या मिलना चाहिए, उचित न्याय, मतलब उनको न्याय मतलब काम के हिसाब से उनको न्यूनतम मजदूरी का मिलना चाहिए, समय पर, साथ में क्या है, समय पर वेतन मिलना चाहिए। समय पे वेतन नहीं देते, कई दिनों तक उनको काम नहीं मिलता है। साथ में क्या होता है भाई, ये केवल इतना ही इनसे नहीं होगा ना, कल चल के उनके पोस्टमार्टम डेथ हो जाए, ऑन द स्पॉट मशीनरी में हाथ कट जाए, कुछ हो जाए, उसका बीमा होना चाहिए, उसको पेंशन मिलना चाहिए, अन्य जो लाभ है वो मिलना चाहिए। साथ में आप उससे काम लेते रहोगे क्या, 12 घंटा 10 घंटा, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या काम के घंटे निर्धारित है, 8 घंटे ही काम करना है। हमारे यहाँ तो 8 घंटे की बात है, अगर आप विदेशों कनाडा में जहाँ मेघराज जी बैठे हैं, वहां पूछो पर घंटे का उनको पैसा मिलता है, घंटे के हिसाब से काम होता है। हमारे यहाँ तो सोचते हैं कि वो महीने का ठेकेदारी का वो चलता रहता है, ये चीजें हैं। ये एक बात हो गई। साथ में क्या हो गया, जो वैसे हमारे यहाँ संडे है, साप्ताहिक अवकाश की बात है, और भी जो शासकीय कर्मचारी को मिलता है, ईएल सीएल मेडिकल मिलता है, वो भी छुट्टी होनी चाहिए। ये दशा दिशा बात है। अब महिलाओं की बात आ गई तो मातृत्व पितृत्व जो संबंधित बीमारियां है उसको लेकर बात है, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है जिसको हम लोग डिग्निटी बोलते हैं ना, धर्म, लिंग, कोई विकलांग है, कोई वो है, जाति है, बगैर डिस्क्रिमिनेशन के सभी को समान अपॉर्चुनिटी देना है। मतलब वही जो फंडामेंटल में बात की, तो इसका एजुकेशन का पार्ट है, साथ में है। अगर ये चीजें लागू नहीं करते, नहीं हो रहा, मान के चलो, अपन जो अभी बात किया, मैंने बताया क्या होना चाहिए, ट्रेड यूनियन, उनका श्रमिकों का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, संगठन बनाने चाहिए, उसके बाद वो आवाज उठाएंगे, फिर मैनेजमेंट से या विभाग से चर्चा करके उसका समाधान निकालेंगे। ये वाली चीजें होती है उसमें। और उनको एक सम्मानजनक जीवन करने के लिए सारे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता, दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। मतलब वो ट्रांसपेरेंसी, संवाद और सारी चीजें, प्रशिक्षण, इससे जुड़ी हुई मसला है। मतलब मैं और डीपली थोड़ा उसका एक्सप्लेन करूँ तो ये चीजें निकल के आपकी दशा दिशा के बारे में। जी। सर, बहुत ज्यादा डीपली और बहुत सरल भाषा में आपने इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो डेफिनेटली सबको बहुत समझ आया होगा और काम भी आएगा। तो इसके लिए सर आपका भी बहुत धन्यवाद। और जैसे अभी हमने इसकी चर्चा की, तो इसका अगर कंक्लूजन हम थोड़ा निकालें, तो पहली बात तो जैसे मिलिंद जी ने कहा है कि हमें सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लूप होल्स हो जाते हैं, इसमें रह जाते हैं, तो जो मजदूर है या जो काम करने वाले कर्मचारी है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ होता है, तो उसके लिए कदम उठाना चाहिए। और जो मानवोचित दशाएं नहीं है, उनके लिए हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सवाल मैंने पीछे पूछा था अनिल जी से, कि ये जो चीजें हो रही है, तो मतलब इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो सर ने जैसे बताया वो बहुत अच्छी बात है कि जो जागरूक रहते हैं उनको अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन जिसे अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें इस तरीके की जो मानवोचित दशाएं हैं, न्याय संगत काम करने की जो दशाएं हैं, वो तक भी नहीं मिल पाती। तो मुझे ये लगता है कि हमारा जो प्रोग्राम है
ये भी इसी प्रकार से जागरूकता लोगों में फैलाएगा और लोग अपने अधिकारों को जान पाएंगे। और फिर शायद और कम लोग होंगे जिनके साथ जो न्याय संगत दशाएं हैं वो ना दी जाए, क्योंकि जो लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो उन्हें फिर अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता भी होगी और फिर वो उनके लिए लड़ भी पाए। तो सर, इसके बाद अगर हम बात करें तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 43 के बारे में अगर हम बात करें तो सर निर्वाह मजदूरी क्या मिलन है? निर्वाह का मतलब वेजेस हो ना, मिनिमम वेजेस, मतलब हम लोग जो उसको बोलते हैं ना भत्ता, मतलब निर्वाह, जीवन निर्वाह, जीवन के लिए चलाने के लिए रोड क्या चाहिए भाई, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो इसको लगने वाला वो कैसे चीजें आएगी, वो आप जो श्रम करेंगे उससे बदले में जो पैसा मिलेगा उससे चीजें आएंगे, तो उससे क्या चीजें जुटाएंगे, वो अपने परिवार के लिए भोजन जुटाएंगे, आवाज जुटाएंगे, कपड़े जुटाएंगे, स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, बच्चे तो शिक्षा की वो बात करेंगे, यानी मिनिमम जिसको हम लोग बोलते हैं ना बुनियादी सुविधाएं, इसके बगैर आदमी का जीवन संभव नहीं है। रोटी कपड़ा मकान जो बोला जाता है ना आम भाषा में, रोटी कपड़ा मकान की जो चीजें है, इसको निर्वाह मजदूर के उद्देश्य के लिए सारी चीजें लाई गई है। उसके बिना तो जीवन संभव नहीं, बात में तो विकास तो वो सेकेंडरी पार्ट होता है। तो वो उससे करीबन, और दूसरा क्या है कि गरीबी से बाहर आना। आप गरीबी किसको बोलते हैं, आप लोग गरीबी की बोलते हैं ना परिभाषा में, जिसको भरपेट अनाज नहीं मिलता है, जिसको तन पे कपड़े नहीं है। यानी कि आप देखें कि आज के समय में किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए मिनिमम कितना पैसा कमाना चाहिए, लेकिन क्या बोलता है सरकार के ही, जो सरकार हमेशा कभी कभी सर्वे कराते हैं उनके अपने संगठन के माध्यम से, तो क्या बोलते हैं 80 करोड़, अभी मतलब आप पीडीएस सिस्टम का उदाहरण ले लो ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो सरकारें बांट रही हैं कि इतने 2 रुपए किलो चावल, 5 रुपए किलो वो वितरण कर रही है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोदामों की, कितना सरकार का ही डाटा कहता है कि 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए, मतलब उनको सरकार को देना पड़ रहा है। मतलब सरकार है उनको क्या बोल रहे हैं, पंगु बना रही है ना। उनको काम देना चाहिए, काम देने की बजाय वो लोग उनको ये बोले कि नहीं नहीं आप 20, 25, 50 रुपए में आपका पूरा महीना चला लो, तो वो काम कहाँ से काम है। तो ये वाली स्थिति है, सरकार की स्कीम कभी कभी बड़े हास्यास्पद होती है। ठीक है, कोई अकाल पड़ गया, कुछ चीजें नहीं है, वहां तक तो समझ में आता है कि आप राहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये राहत जी कार्य नहीं है, ये तो एक प्रकार से उनको पंगु बनाने का काम है। वो ऐसे स्कीम नहीं ला रहे कि आप उनके रोजगार हो, कारखाने खुले, उस तरह का काम चीजें बने, बहुत सारा हो ना, कुटीर उद्योग है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या रॉ मटेरियल है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। जो प्रोजेक्ट बोलते हैं ना जो चालू करने वाले, तो वो उस पर काम ही नहीं हो रहा, सब लुटामारी चल रही देश के अंदर। अब अडानी के पास कितना है, अंबानी के पास कितना है। आपको क्या लगता है भारत सरकार के बजट में कोई कमी है क्या? 36 लाख करोड़, पता नहीं कितने लाख करोड़ का तो बजट है। इतने लाख करोड़ में एक साल में देश का उन्नति हो सकती है। इतना बजट, इतना पैसा है, पैसे की कमी नहीं है भारत देश के अंदर, मैनेजमेंट की कमी, इच्छा शक्ति की कमी है। मतलब एक तरफ अथाह पैसा है, वो शादी करता ना नहीं, या वो तो पता नहीं, ये सब लोग जाते, प्रधानमंत्री नतमस्तक होता है, और दूसरी तरफ कोई लोन लेगा ना 10-25 हजार का, तो उसे गाय भैंस भी लेके जाते हैं गाँव से बैंक वाले। दोहरी प्रणाली चल रही है, इसको बदलने की। और मैनेजमेंट इवन और हाँ, इच्छा एक शक्ति। और अच्छी बात याद आ गई, इनके इनके जो बिजली के बिल है ना, 50-50 लाख की फैक्ट्रियों की बिजली के बिल माफ होते हैं। ये किसी बैंक से लोन लेते हैं कई करोड़ों रुपया, माफ कर दिए जाते, बजट बना के माफ कर दिए जाते। मैं देख रहा हूँ काफी समय से, प्रणब मुखर्जी के समय से कई बजट बनाए, वो बजट मतलब आम आप और हम लोग अभी जीएसटी लगाए ना, जीएसटी आप देखिए कि आप कुछ नमक ला रहे, आटा ला रहे, उसमें जीएसटी है, हम पोस्टल से डाक से भेज रहे हैं, उसमें जीएसटी है, हर जगह जीएसटी का क्या काम मुझे समझ में नहीं आता। तो उसमें पैसा दे रहे हैं, और वो सब पैसा उनको माफ कर दिया जाता है, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया, और इधर पे बोलते नहीं आप लाओ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग देश का जो भी श्रम काम करते हैं, उपभोग करते हैं सेवाओं का, उसमें हम लोग टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा का मिस यूज हो रहा है। इसीलिए जो प्रतिभाएं हैं, खासकर भारत की जो उद्योग लोग हैं, उद्योग धंधे, उनको काम नहीं करने दे रहे, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। ये सरकार के जानबूझ के, सरकार ही जानबूझ के इसको बढ़ावा दे रही है, हम ये कह सकते हैं। संविधान के विपरीत कार्य हो रहा है, जो डायरेक्ट टू स्टेट ऑफ प्रिंसिपल है उसके विपरीत काम कर रही सरकार है, कि मंशा ही नहीं है कि वो चाहते हैं वही पुराना शासन, मनुवादी शासन लागू हो, मनुस्मृति लागू हो। जी, मैं तो ये कहूंगा एक लाइन में, दिखने में वैसा नहीं है, गले में मटका कमर में झाड़ू नहीं है, लेकिन मेंटली रूप से तो सोच वही है। जी।
जैसे अभी हम निर्वाह मजदूरी की बात कर रहे हैं, तो जैसे सर ने कहा कि निर्वाह मजदूरी एक बुनियादी चीज होती है, और अगर वो भी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, और उसके बदले में जो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से एक तरीके से केवल उनको भूख की व्यवस्था कर देना, वो कहीं ना कहीं इनकी ये जो नीतियां हमारी बन रही है उसकी कम सार्थकता दिखाता है। अनिल जी, अब आपसे हम इसी का विस्तार चाहेंगे कि जैसे हमने निर्वाह मजदूर की बात करी, उसके बाद में हम अगले जो आर्टिकल आर्टिकल 43 क्लोज ए, मतलब 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से उसे जोड़ा गया है। तो उसमें ये कहा जाता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने की बात की जाए। तो सर, ऐसा जो एक प्रावधान संविधान में लाने की क्या आवश्यकता हो गई, और क्यों मतलब इससे क्या होगा कि उनके जो उद्योग है उसमें प्रबंधन में कर्मकार जो भाग लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कैसी, एक बार और रिपीट करिए क्वेश्चन। सर, आर्टिकल 43A जो है उसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में बात की जाती है, और उसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। सर, इसे क्यों जोड़ा गया, इसका क्या औचित्य था, और क्या अर्थ हम इस आर्टिकल से लगा सकते? देखिए, कर्मकारों का मतलब जो कर्मचारी होता है उद्योग के अंदर में, जी। उद्योग के अंदर में जो कर्मचारी होती है उसकी मेन भूमिका होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अगर उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिला, सही ढंग से रोजगार नहीं मिला, सही चीजें नहीं हुई उसके साथ में, तो वो फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, सीधी सीधा। तो वहां पर जहां तक मैं समझता हूँ कि अभी तो बहुत सारी चीजों को और चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर में जिस तरीके से एक तरह आप फैक्ट्री की बात करें, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो पेंशन, कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया है रिटायरमेंट के बाद में। बहुत सारी सुविधाएं उनके खत्म की जा रही है और प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टरों का प्राइवेटीकरण करके कर्मचारी को बेरोजगार बनाया जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अगर कोई अमेंडमेंट भी अगर आया है, तो उसको ये चेक करने की जरूरत है कि क्या वाकई ये कर्मचारियों के सपोर्ट में है या नहीं है, पहली चीज। क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज होती है वो बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। यहाँ पर प्रोपोगंडा कुछ होता और है, और अंदर की बातें कुछ और होती है। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूंगा कि संविधान में कितने भी अमेंडमेंट कर दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन जब तक वो ढंग से लागू नहीं होगा ग्राउंड लेवल पे, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं। कागजों में ही पड़ा रहेगा, कितना भी बढ़िया रहेगा, तो जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं आएगा वो। और ग्राउंड लेवल पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कई सारी प्राइवेट फैक्ट्रीज है जहाँ पे कि लाख रुपए का पेमेंट उनके नाम से निकाला जाता है, लेकिन उनके हाथ में दिए जाते 25,000। कई सिक्योरिटी एजेंसीज है, कई ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो नियम कुछ भी बनाया जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले का जो माइंड जो है वो बहुत खतरनाक है, और इसके साथ में पूरी एजेंसियां मिली हुई है, और बहुत भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो चुका है देश के अंदर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हो जाए, लागू भी हो जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतने बढ़िया तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। कुछ कंपनियां हैं कि जो ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन वो बहुत गिनी चुनी है। लेकिन अधिकतर जगह भ्रष्टाचार, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार के गिरफ्त में जा चुका है देश का। यही मैं कहना चाहूंगा। जी, धन्यवाद। मेरी संक्षिप्त में हम इसी बात का थोड़ा सा विस्तार आपसे चाहेंगे, आर्टिकल 3A। हाँ, इसमें लीगल एस्पेक्ट ये है मैडम कि खास करके कानून की मंशा क्या थी कि कार्यों में सुधार होना चाहिए दोनों के पक्ष के मतलब वो देखा कर्मचारी से बात करते तो कामों में सुधार होगा, वही काम तो उन्हीं उन्हीं से लेना है। साथ में क्या होना चाहिए कि कोई भी जैसे अनिल जी आपको माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज रिपीटेशन है। साथ में क्या होता है कि अभी आप जैसे जापान में देखेंगे, जापान में क्या होता है कि वो वहां जहाँ व्यक्ति काम करते हैं ना, उनको कंटिन्यू कंटिन्यू 3-4 घंटे तो काम नहीं कराता, वो 1-2 घंटे काम करते हैं, उसमें बोला जाता है कि आप वहीं पे थोड़ा रेस्ट करो, सो जाओ।
आधे घंटे, फिर रिलैक्स करो, माइंड फ्रेश करो। तो ये जो चीजें होती है, कहीं की स्टडी कहीं का चीज है, तो उनका मतलब है कि ये जो हम लोग लागू करते हैं सारी जो चीजें हैं, तो मैनेजमेंट के साथ उनका वार्तालाप हो। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रेड यूनियन से, ट्रेड यूनियन का काम क्या है? मैनेजमेंट से वार्तालाप करे, हमारे उनकी समस्या सुने। मैनेजमेंट क्या होता था, बहुत सारी बातें, फैक्ट्रियां हैं, मतलब फैक्ट्री में क्या होता है, आपने सुना ना, बोनस एक अलग चीज है ना। तनख्वाह तो देते ही है, तनख्वाह देने के अलावा उनसे कभी कभी कर्मकारों से एक्स्ट्रा काम कराते, क्या बोलते, उनको इसके लिए नाम दिया, क्या क्या नाम दिया उनके लिए अलग से, भाई कोई 8 घंटे की काम है उसको एक्स्ट्रा काम करते, तो बोलते हैं ना, मेरी ओवर ड्यूज, मतलब वो कर रहा, मैं अ, अधिक अधिक श्रम करा तो अधिक घंटे से काम करे तो अधिक श्रम का अधिक काम मिलेगा, है ना। इसके अलावा क्या होता है, वो जो फैक्ट्री है वो प्रॉफिट में चल रही है, तो क्या बोलते हैं उसको, बोनस बांटती है। बोनस का मतलब अतिरिक्त जो उन्होंने श्रम किया, उस श्रम का ज्यादा बेनिफिट हुआ तो बोनस बांटती है। तो ये एक मैनेजमेंट से संबंधित चीजें, आपस में अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो उसमें क्या होता है, इस तरह के सुधारों की बात। और ये सारी जो चीजें हैं, इसके अलावा क्या होता है, प्रतिनिधि मंडल होता है, उनको मिलते, सुझाव देते, समितियां बनाते, विचार मंथन होता है। तो ये चीजें उसके लिए अच्छी है, खास करके जो दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से कोई चीजें चलती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, अधिकतर बहुत सारी फैक्ट्री है, या हमारी कई दिख है ना, पुरानी फैक्ट्री है, कई तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं अब ये तो बंद कर दो, पता चला छटनी कर दी, एकदम से 10,000 लोगों को निकाल दिया, 5,000। और अब जब से, अभी मैं कह सकता हूँ कि जब से खास करके भारत देश में 91 से ये पॉलिसी लागू हुई है, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूंगा, ये तो कानून में तो ठीक है, अमेंडमेंट की या आर्टिकल की बात कर रहे हैं 43 की, 91 से जो पॉलिसी लागू की, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन, ये जो सरकार ने पॉलिसी लागू की, उसके पहले तक क्या होता था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसलिए बताना पड़ेगा कि संविधान लागू हुआ 1950 में। 10 साल तक तो हमारे लोग जैसे तैसे कुछ पहुंचे नहीं, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। बाद में कुछ 60-70 के बाद से, 70 से 80, 80 से 90, 20 साल, 20 साल तक काफी वो लोग हमारे सार्वजनिक उपक्रमों में पहुंचे, शासन में पहुंचे, अन्य जगह लोग पहुंचे। फिर उनको लगा कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो पहुंचने लग गए, हिस्सेदारी मांगने लग गए। फिर उनको दिमाग में आया, फिर क्या किया, एलपीजी लागू कर दी। एलपीजी ने गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, रास्ते खोल दिए। यानी जो अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, प्रॉफिट में चलने वाली कंपनियों को सरकारी खुद ही बेच रही। जब बेच रही है तो प्राइवेट करेंगे, तो उनको क्या लगता है कि हम जिनकी सारी अभी तक बात कर रहे हैं, वो वहाँ कानून, लेबर लॉ लागू नहीं होंगे, मिनिमम वेजेस की बात नहीं होगी, उनके पेंशन की बात नहीं होगी, उनके स्वास्थ्य की बात नहीं होगी, उनके बीमा की बात नहीं होगी, बस जैसा तैसा चल रहा है, बस हो गया काम, ले लो कितना भी ले लो। उसके बाद क्या पॉलिसी लागू कर दी, उसके बाद सेज आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया, 91 में एलपीजी लाया, उसके बाद में सेज आया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होगा, वो जो टेरिटरी है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू नहीं होगा उसमें, वो नहीं का पहुंच चलेगी, उससे स्पेशल फोर्स रख सकता है। तो ये जो साथ साथ इसलिए बताना पड़ रहा है कि हम लोग, ये बहुत सारी बातें तो संविधान में लिखी हुई है, लेकिन हकीकत जमानी, हकीकत कुछ और ही चल रहा है, जो जनता को पता नहीं है, इसलिए समस्या लोग ग्रस्त है। कि जस्ट वो संविधान को ब्रेक करके, वायलेट करके, सब बाईपास करके, मतलब इसकी बाईपास सर्जरी कर दी। दूसरी भाषा में करेंगे ना, एक व्यक्ति, इंसान की बाईपास सर्जरी होती है। तो यहाँ सरकार की, मनोवादी सरकारें हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस है, जो भी लगते हैं, उन्होंने, उनको लगता कि उस संविधान से खतरा है, तो उन्होंने बाईपास सर्जरी कर दी और बाईपास रास्ता निकाल ली, अलग रास्ते ढूंढ लिए, जो कंटेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिसी ऐसे लागू कर दी। तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए जनता को न्याय नहीं मिल रहा, जनता में त्राही त्राही मची हुई है। जी। जी। आज हमने जो डिस्कशन किया बहुत औचित्यपूर्ण, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने का उसमें था। तो आज का हमारा समय यही समाप्त होता है। और हमारे जी मैम। साथ जो जुड़े, आज हमारे मिलिंद जी, मिलिंद वानखेड़े जी, अनिल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही प्रोग्राम आगे बढ़ पाता है और लोगों में चेतना का प्रसार हो पाता है। यहाँ तक जुड़ने वाले सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही हमारे इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने वाले हमारे डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवी, उनका भी बहुत बहुत आभार। और मेघनाथ सिंह जी, जो हमारे ऑर्गेनाइजर है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। और वॉइस ऑफ मानवता से जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। हम ऐसी यूजफुल चर्चाएं
और भी करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.